एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, कि इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्लियर, नाउ इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमारे एग्जाम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एप्लीकेबल होगा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एप्लीकेबल होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है। ऑल्दो लास्ट ईयर के एग्जाम तक तो नहीं था, बट इस साल से इट इज मैंडेटरी दैट आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही पढ़ना है। ठीक है, वही आपके कोर्स में एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि है क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी 80s के टाइम पे, जब बहुत सारे लोग उस टाइम पे मिलावट कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ भी गड़बड़ घोटाला ऑन पार्ट ऑफ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स। लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, जब हमने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पढ़ा था, जहां पर हमने सेबी के बारे में पढ़ा था, कि हमारे देश में ना छोटी सी दिक्कत है कि जब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप लेती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, और इन सब दिक्कतों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और उस एक्ट के अंदर बेसिकली कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर की राइट्स के बारे में, उसके उसके सेफगार्ड, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बेसिकली ये एक्ट बनाया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक मैंने इस वाले नोट्स में मेंशन नहीं करी है, केविएट एम्प्टर और केविएट वेंडेटर। ये दो टर्म्स है, वन मार्कर में आती है। केविएट एम्प्टर क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर। पहले जो टर्म होती थी ना, ये ऐसी चलती थी कि आप कोई सामान खरीदने आए हैं तो आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें पॉइजन तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपने नहीं पूछा और आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो गई उसको खाने की वजह से, या किसी बच्चे को दिक्कत हो गई, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने पूछा नहीं मुझसे। लेट द बायर बीवेयर, यानी कि खरीदने वाला इस बात का ध्यान रखे। लेकिन नाउ गवर्नमेंट ने इस बर्डन को शिफ्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने इस बर्डन को शिफ्ट कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया? गवर्नमेंट ने इस बर्डन को शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर के ऊपर। और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो बर्डन रहेगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, गवर्नमेंट ने ये बर्डन को शिफ्ट कर दिया सेलर के ऊपर। कंज्यूमर के ऊपर तो पहले से था ही, कंज्यूमर से उठा के सेलर के ऊपर कर दिया कि सेलर को बताना पड़ेगा। अब जैसे आप कोई भी टॉय लेके आते हैं, कोई भी टॉय लेके आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3। ठीक है, या उस अगर वो उसके अंदर पॉइजनस है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर मेंशन होगी। या उसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समथिंग। ठीक है, जैसे कुछ लोग किसी चीज को लेके ना एलर्जेटिक होते हैं, तो वो कोई भी चीज खाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। जैसे मेरे सामने अभी एक प्रोडक्ट है, आई डोंट नो क्या है ये। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर लो। ये यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि आप क्या इसके अंदर बनाने से पहले हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज करी हैं। अगर आप इसमें से किसी भी चीज से एलर्जेटिक है तो आप इसे यूज ना करें। तो ये किसके ऊपर आ गया बर्डन? सेलर के ऊपर, कि आप बेचते टाइम बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज है। ठीक है, तो कैविएट एम्प्टर अर्लियर अप्रोच थी, नाउ इट्स कैविएट वेंडेटर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। इनफैक्ट हु इज अ कंज्यूमर मैंने बता दिया था। कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको कंज्यूमर का मीनिंग बताना होगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर में भी पूछ सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा वैसे है क्वेश्चन, तो 1 मार्कर में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? भाई कंप्लेंट सीधी सी बात है, एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। लीगल एयर, उत्तराधिकारी, यानी कि जिस जो जायदाद का मालिक होता है। ठीक है, फादर के बाद उसका बेटा जनरली, आजकल तो गर्ल्स भी एडेड है। और रिप्रेजेंटेटिव, एक मरा हुआ बंदा कोई बंदा अगर मर गया है तो ऑब्वियसली उसका जो डिसीज, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो केस करेगा डिसीज पर्सन का। ठीक है, और इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग माइनर, एक छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उस केस में कौन कर सकता है? उस केस में उसके पेरेंट या जो भी लीगल गार्जियन है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद से फटाफट से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। देखो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रोडक्ट खरीदते समय। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो भी आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में। लाइक इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी थ्री थ्री टेयर रिड्यूसल मशीनरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या रिलीफ्स अवेलेबल है कंज्यूमर को वो भी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है।
सबसे पहली चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेइंग दैट बी अवेयर अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। आपको ना मार्केट में क्या क्या गुड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। भाई ये थोड़ी ना कि हम बहुत रईस हैं, गए बस एक दुकान पे गए, देखा, अच्छा भैया कितने का है, अच्छा 40,000 रुपए का, अरे भैया पैक करो बांधो चलो हम घर लेके जा रहे हैं। अरे क्या मतलब, क्या कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा तो सेंस लगाओ। आप एक दुकान पे गए, आपने वो प्रोडक्ट देखा, पहले कहीं और से मार्केट से उसे जज तो कर लो, चेक तो कर लो क्या प्राइस है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप ऐसा करते हो या नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो देखो ऐसे में बहुत अवेयर कंज्यूमर हूँ। मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ। मैं अभी उस दिन भी क्लास में बता रहा था कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक केमिस्ट की शॉप पे गया, कुछ मेडिसिन्स लेने गया था अपनी मदर के लिए, तो वहाँ पर मैंने उसको बोला भैया एक विक्स दे दो मुझे, विक्स जो लगाने वाली, नॉट खाने वाली। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने बोला थोड़ा बड़ा वाला पैक देना, उसने मुझे बड़ा वाला जो बॉक्स दिया, उसके ऊपर एमआरपी था 290। तो आई आस्क्ड हिम भैया हाउ मच फॉर दिस, ही सेड 290। आई आस्क्ड भैया ये तो एमआरपी है, एमआरपी पे ही दोगे क्या, कुछ डिस्काउंट नहीं? ही सेड ना भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, 290 पे है। तो मैंने कहा भाई ठीक है 290 पे है। मैंने फटाफट ऑन द स्पॉट अमेज़न पे चेक किया, उसका प्राइस आ रहा था वहाँ पे अराउंड 240। तो मैंने कहा ठीक है भैया ये रहने दो। तो जब बिल बना रहा था उसने मुझसे पूछा भैया ये चाहिए? आई सेड नो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे बचा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं समझदारी कर रहा हूँ। अगर वही चीज़ मुझे ₹50 कम पे मिल रही है तो मैं यहाँ से क्यों खरीदूँगा? वहाँ से खरीदूँगा, क्वाइट ऑब्वियस है। नेक्स्ट आता है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज़्ड गुड्स। आपको हमेशा स्टैंडर्डाइज़्ड गुड्स ही खरीदने हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी है। कभी भी लोकल ज्वेलरी ऐसे नहीं किसी दुकान पे गए, वो बोलेगा अरे भैया हॉलमार्क वॉलमार्क क्या करोगे? नॉर्मल ले लो, फालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप वो खरीद लेते हो, तो उसमें आपको नकली सोना भी मिल सकता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रहे हैं तो उसपे आप आईएसआई मार्क चेक करें, एफपीओ मार्क चेक करें फूड प्रोडक्ट्स पे। अगर आप ऐसे गुड्स खरीदते हैं तो जनरली आपके पास एक स्टैंडर्डाइज़्ड गुड्स आ रहे हैं और फेक होने के चांसेस या फिर कुछ भी फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा निल हो जा बिल्कुल ही नहीं हो सकते। कॉपी भी आजकल आ ही जाती है, बट स्टिल चांसेस कम हो जाते हैं। अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड। आपको ये भी समझना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएट हो सकता है। भई आपको जैसे जनरली आपने देखा होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आपके घर पे वॉशिंग मशीन आई, टीवी आया, फ्रिज आया या ओवन आया, माइक्रोवेव ओवन आया, तो जनरली जब आप खरीदने जाते हो, आपको बोलते हैं कि सर आप इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, आप घर जाके इसे रख दीजिए, हमारा इंजीनियर आएगा, वो आपको ये इंस्टॉल करा देगा, ठीक है? उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम तो भैया इतना वेट-वूट करते हैं नहीं, अरे छोड़ो ना, वो बताएगा क्या हमें? अपने आप लगाओ और यूज़ करो, अपना काम खत्म। तो ऐसे में क्या होता है, अगर कुछ खराबी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर इस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपकी जो वारंटी है, मे बी आपको ना मिले। अब जैसे मैं एक केस स्टडी अभी कल ही एक बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा था। उसमें क्या था कि 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन लेके आए, तो दूसरे फ्रेंड ने उसको बोला कि, "अरे यार, ये वेट-वूट मत करो। इन्होंने बोला है खरीदते टाइम कि आप वेट करोगे, इंजीनियर आएगा, छोड़ो हम खुद ही लगा लेते हैं।" वॉशिंग मशीन लगा ली, कपड़े धोने शुरू कर दिए। अब ऐसे में क्या हो गया कि वो बार-बार कपड़े धो रहे थे, तो मतलब ठीक चल रहा था, जब तक ठीक चल रहा था तब तक ठीक था। अचानक से 2 दिन बाद वॉशिंग मशीन अपने आप चलते-चलते बंद हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ना वो ऑन हो पा रही है, ना वो कुछ कपड़े धो पा रही है, कुछ भी हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन बाद इंजीनियर ने आना था, लेकिन उन्होंने वेट ही नहीं किया, खुद ही उसे स्टार्ट कर लिया। तो क्या क्लेम मिलेगा? नॉट एक्ज़ैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्शियस कंज्यूमर। रीड द लेबल्स केयरफुली, सो हैव टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखें कि दुकानदार ही आपको एक्सपायरी डेट देख के सामान बेचे, आपको खुद भी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको आप उसे प्रॉब्लम बताते हैं, एक दवाई लिख के देता है और वो दवाई आप सीधा जाते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, दवाई लेते हैं, खा लेते हैं और आप सोचते हैं ठीक हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, वो अदर थिंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी आप मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन को लेने से पहले आपको गूगल पे चेक करना चाहिए। आजकल तो एक ऐप आती है, आई थिंक 1 एमजी पे आप सर्च करेंगे, तो आपको हर मेडिसिन का दिख जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसका, क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाई है, उसका क्या साइड इफेक्ट्स हैं, खा खा क्यों रहे हैं, किस वजह से खा रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, तो आपको ये करना चाहिए एज़ एन अवेयर कंज्यूमर। नेक्स्ट आते हैं असर्ट योरसेल्फ। भई आपको असर्ट रहना है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मुझे एक फेयर डील मिले। ये नहीं कि किसी भी दुकान पे के जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रईस मानते हैं अपने आप को, सीधा क्रोमा पे गए, सबसे महँगी चीज़ हमेशा क्रोमा पे मिलती है। देखा वहाँ से, अच्छा भैया इतने का, चलो बाँध दो, पैक कर दो, हम घर ले जाएँगे। जलेबी थोड़ी ना खरीदना है, ऑब्वियसली मार्केट में चेक तो करो पहले एटलीस्ट कि उसके और किसी प्लेस पे क्या प्राइसेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। ऑब्वियसली आप हमेशा एक एक सही जगह से सामान खरीदें। जैसे आज इस टाइम भी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये समझ पा रहे होंगे कि आजकल क्या हो गया लोगों को, सिंपल है, एक काम करते हैं, भई आईफ़ोन खरीदना है, कहाँ से खरीदना है? चलो भई गफ़ार चलते हैं, गफ़ार से ले आएँगे। अब हो सकता है कि आपको यूज़्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, हो सकता है आपको फेक प्रोडक्ट मिल रहा है, हो सकता है आपको कोई पार्ट चेंज किया हुआ प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक रजिस्टर्ड, एक ऑथराइज़्ड डीलर से ही सामान खरीदना है। ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आस्क फॉर कैश मेमो। जब भी आप गुड्स खरीदें तो आप कैश मेमो ज़रूर लें। कल को अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसके अगेंस्ट केस करना चाहते हैं, सामने वाला बोलेगा कि भैया आपका बिल कहाँ है? तो कहते ओहो! मैंने बिल तो लिया ही नहीं था। तो दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है? फाइल अ कंप्लेंट। आपको एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करनी ही करनी है, जेन्युइन ग्रीवेंस की, मतलब ऑब्वियसली फेक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में वो चीज़ आपके साथ हो रही हो। इसके लिए आप हेजिटेट ना करें, इवन इफ आपका जो अमाउंट ऑफ थिंग है वो बहुत स्मॉल भी हो। शायद जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनको तो पता ही होगा एग्ज़ाम्पल, कि एक पर्सन था, उसने कुछ बिस्किट के पैकेट खरीदे, आईटीसी का बिस्किट था, उसने बिस्किट खरीदा, बिस्किट के ऊपर मेंशन था 15 पीस ऑफ आई मीन उसको मेंशन था कि 15 बिस्किट्स हैं इसके अंदर, लेकिन उसमें 14 बिस्किट निकले। उसने एक बिस्किट ना होने की वजह से कंपनी पे केस कर दिया। जब कंपनी पे केस किया, उसको कॉम्पेंसेशन उसने क्लेम किया कि मुझे 1 लाख रुपए इस चीज़ के लिए चाहिए, तो उसको कोर्ट से 1 लाख रुपए मतलब बोला गया किसको? आईटीसी कंपनी को कि भैया बंदे को 1 लाख रुपए पे करो। आपकी वजह से उसको मतलब आपने चीट किया, आपने बोला था, मिसलीड किया कंज्यूमर को, बोला था 15 और उसमें सिर्फ़ 1 बिस्किट कम निकला, 14 बिस्किट निकले। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, 100, 200, 500 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, केस कर दो, मोटा पैसा कमा लोगे, ठीक है? अब इसका नहीं, कल से हर खाने की चीज़ में से ढूँढने लग जाना, अच्छा, 1 बिस्किट कम है। अब ये मत कहना उसने प्रूव कैसे किया होगा, देखो वो अब केस पढ़ो जाके, ठीक है? गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डेली भाऊ के नाम से केस है वो। फॉर्म अ कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर सोसाइटीज। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ मिलके एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करनी चाहिए और एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ताकि जो बाकी कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट का सेफगार्ड हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। एंड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट ऑल्सो। आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, लिटरिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा रोकना चाहिए, ठीक है? जैसे इससे थोड़ा-सा हट के बात है, मैं बहुत बार जाता हूँ कहीं फंक्शंस पे, मैरेजेस पे या इवन कहीं पे अगर मैं निकल रहा होता हूँ, मैंने देखा कि कहीं पे लंगर हो रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना लेते हैं, बहुत सारा खाना उसमें से आधा खाते हैं, आधा नहीं खाते हैं और फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अभी कल मैं किसी की किसी का चौथा था, डेथ सेरेमनी थी, वहाँ गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे खाना लेके और ऐसे बस छोड़ के फेंका हुआ था। तो ये तो एक बेसिक मतलब एटिकेट्स हैं कि अगर आपको लगता है कि आप 2 ही खाएँगे, तो आप 2 ही रोटी या पूड़ी लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा डालने का क्या फ़ायदा, ठीक है? चलो, सबकी अपनी समझदारी है, मेरा काम था सिर्फ़ आपको बताना। वेज़ एंड मीन्स इसको हम बाद में पढ़ेंगे। 1 सेकंड, इसके अंदर रिलीफ़्स कहाँ है? जस्ट अ सेकंड, हाँ, येस, पहले रिलीफ़्स पढ़ लेते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीफ़्स? अच्छा, इसके नीचे जो रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, अ, एनजीओज़ के और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रोल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस बार इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 3 नंबर का आए लेकिन आएगा, ठीक है? बहुत जगह पे मैंने केस स्टडीज़ भी इसकी देख ली हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पे क्वेश्चन आएगा, अभी पढ़ा भी दूँगा। रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे, मेरे पास 1-2 बच्चों के मैसेज आए, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 बच्चों के मैसेज आए कि आप क्लास में थोड़ा फास्टली बोल रहे हो। बेटा एक बात बताऊँ, अगर मैं बहुत स्लो-स्लो बोल के पढ़ाऊँगा, तो आप ये समझ लो कि फिर ये हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी कम है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बैच कवर अप होने के बाद मुझे एक और बैच पकड़ना है क्लास 11th के बच्चों का, उनकी भी मुझे ऐसी ही प्रिपरेशन करानी है। तो अगर मैं आप ही की कराता रहूँगा तो बेटा उन बेचारों के तो पेपर्स आपसे बहुत पहले हैं। तो हालाँकि स्टार्ट मैंने आपका पहले किया है, तो कंप्लीट करके फिर मुझे उनका भी स्टार्ट करना है। तो थोड़ा-सा मैनेज करो, अगर ध्यान से सुनोगे, सिर्फ यहीं फ़ोकस करोगे तो सब समझ आएगा, कुछ भी फ़ास्ट नहीं है। चलिए, रिलीफ़्स अवेलेबल या रेमेडीज़ अवेलेबल। रिलीफ़ का मतलब क्या होता है कि आपने कोर्ट में केस किया, आप कोर्ट में गए जज साहब के पास कि जज साहब देखिए मेरे साथ ऐसे गलत हो गया है, ये बंदे ने मुझे सामान गलत बेच दिया है, ये इसने मेरे से घपला किया, या फिर जज साहब मैं बाल कटवाने गई थी, जज साहब मैंने इसको बोला था यहाँ तक काट दो, इसने बाल यहाँ तक काट दिए, बिल्कुल बॉय कट कर दिया और जब मैंने ठीक करने के लिए बोला तो जज साहब इसने मुझे गंजा ही कर दिया। ठीक है? लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है भई, ये गंजा कैसे रह सकती हैं वो? तो अब ऐसे में जज साहब मैं क्या करूँ? तो आपका केस सुना जाएगा और पहले तो जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, मैं 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हुँ, आई होप सबको क्लियर होगा। सबसे पहले टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अब भाई क्या क्या डिफेक्ट रिमूव करेगा? अब क्या बाल कैसे, मतलब अब बाल उड़ा ही दिए, उसको गंजा कर दिया, अब क्या ही करेगा? बट जनरली अगर प्रोडक्ट आपका खराब है या सर्विसेज अच्छी नेचर की नहीं है, तो उसको ठीक कर दीजिए। ठीक करने को कहा जाता है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब भाई सिर के बाल तो कहाँ से आ जाएँगे बेटा, ठीक है? टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज। भाई उसने जो भी प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया था या उसने जो भी पैसा दिया था, उसने जो भी प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया था या उसने जो भी पैसा दिया था सर्विसेज़ के लिए, भाई उसका पैसा वापस करो। टू पे अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। भाई आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो गंजी हो गई है और उसके बाल सारे चले गए हैं, तो भई उसकी गुडविल खराब हो रही है, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? टू पे द प्यूनिटिव डैमेजेस।
पनिशमेंट, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब क्या है? तो प्यूनिटिव डैमेजेस मतलब पनिशमेंट के तौर पे डैमेजेस आपको पे करने हैं, ठीक है? टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू, आपको ये मानना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि भई मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से इस तरीके की अ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करूँगा और इसको फ्यूचर में भी फॉलो नहीं करूँगा। टू डू नॉट ऑफर हज़ार्डियस गुड्स फॉर सेल, मैं वादा करता हूँ कि मैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे गुड्स मार्केट में सेल नहीं करूँगा। टू विथड्रॉ द हज़ार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द सेल और फ्रॉम द मार्केट, जो मैगी के केस में हुआ था कि मैगी ने कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा मैं वादा करता हूँ मैं गुड्स वापस मँगवा लूँगा। फिर एडवर्टाइज़मेंट भी आपको इश्यू करनी है, इसमें एडवर्टाइज़मेंट का पॉइंट शायद मैंने ऐड नहीं किया। आपको एक एडवर्टाइज़मेंट इश्यू करनी होगी जिसमें आप ये बताएँगे कि भैया मैं गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं करना चाहता था इस मैगी के अंदर लेड यूज़, लेकिन अब हो गया है तो अब मैं आगे से वादा करता हूँ मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक पॉइंट प्लानिंग का जैसे एक पॉइंट है स्ट्रैटेजी, तो वो पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी खेली किसने? यिप्पी ने। यिप्पी को सरकार ने कहा भी नहीं था कि भाई तुझे क्या कहते हैं यहाँ पर अपनी एडवर्टाइज़मेंट निकालनी। वो फिर भी बड़ा समझदार निकला। फटाफट से अपनी एडवर्टाइज़मेंट निकाल दी कि हम नूडल्स बनाते हैं बिना लेड के। भाई तुमसे किसी ने पूछा नहीं है। बट ठीक है, ऐसे जो कंपेटिटर्स होते हैं ऐसे स्मार्ट गेम खेलते हैं। नॉट टू ऑफर हज़ार्डियस गुड्स फॉर सेल एंड विथड्रॉ हज़ार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। सीज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हज़ार्डियस गुड्स एंड desist from offering hazardous services, compensate for any loss or injury suffered by the consumer under the product liability action and withdraw the hazardous product from the ऑफ बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया देखो, अब बहुत पैसा बाँट रहे हो तुम, इधर बाँट रहे हो, इधर कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, वो दे रहे हो, अब एक काम करो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जितने का अमाउंट है उसका 25% वहाँ भी डाल दो। जितने का कॉम्पेंसेशन उसका 25% वहाँ भी डाल दो। तो भैया सरकार कह रही है कि सभी कमा रहे हैं तो लगे हाथ हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लें, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट है। चलिए, अब ये आखिरी हमारा जो पॉइंट रह गया है, ये कुछ कंज्यूमर एजुकेशन का, ये कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं और ये उसके रोल है। रोल क्या है? भाई सिंपल सीधी से रोल है। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके रोल को लर्न करने के लिए। एक बात दिमाग में रखनी क्या, ये जो एनजीओज़ होती है ना जनरली ये क्या करती हैं, अब आप हो बिल्कुल गँवार आदमी, आई मीन मेरा मतलब बिल्कुल सिंपल आदमी, आपको नहीं पता कि कहाँ पे कैसे पैसा लगाना है, कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कैसे किसी कंप्लेंट करनी है, आपको कुछ नहीं पता। तो जब आप किसी की कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप इन एनजीओज़ की हेल्प ले सकते हैं। ये एनजीओ आपको कंप्लेंट फाइल करने में, आपके बिहाफ़ पे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देंगी या फिर आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, वो भी दे देंगी। टेकिंग एन इनिशिएटिव फाइलिंग अ केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इनिशिएटिव भी लेती हैं अपनी तरफ से जनरल पब्लिक के बिहाफ पे भी उनके लिए केस फाइल करती हैं। एंड एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट द अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है उनके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए उनको एनकरेज करती हैं। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पब्लिश रिजल्ट फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। जनरली अगर मान लीजिए कोई भी दो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरे सामने तो यही पड़ा है, ये एक पेन है, ये एक पेन है, मान लीजिए दोनों सेम ही पेन है, अलग मत मानिएगा इसको। तो वो कहता है कि इसका भी टेस्ट करा रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट इसका भी करा रहे हैं और रिजल्ट्स इसके पब्लिश करते हैं कि भैया देखो ये 100 रुपए का पेन है और ये 10 रुपए का पेन है। ये सिर्फ आपको पागल बना रहा है, जो काम यही करता है वो भी ये भी वही कर रहा है, सिर्फ जस्ट ऊपर की लुक ऐसी बना रखी है आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए, तो आप इस पेन को ना खरीदें, इसी को ही खरीदें। इस तरीके की चीजें, मतलब नॉट एक्जेक्टली ये बोलेंगे इसको ना खरीदे, इसको ना खरीदे, बट स्टिल वो आपको बताते हैं कि एज़ अ अवेयर कंज्यूमर अब आपको सोचना है कि इसके अंदर जब वो फीचर है और इसके अंदर भी वही फीचर है, फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करने? फिर कहता है एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। जनरली ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स करते हैं टू एडुकेट टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इसके बारे में बताने के लिए कि उन्हें भी पता हो कि प्रोडक्ट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है या फिर अगर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। ठीक है? यहाँ तक मेरे ये जो टॉपिक्स थे कवर अप हो गए हैं। वेज़ एंड मीन्स मैंने अभी आपको बताना है। वेज़ एंड मीन्स कट गया है, सॉरी, इम्पोर्टेंस बतानी है मैंने आपको। वेज़ एंड मीन्स आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर सिर्फ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। अगर वेज़ एंड मीन्स कहीं पे भी आता है मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये दिस टॉपिक इज़ नो मोर इन योर कोर्स नाउ। नेक्स्ट व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, दिस रिड्रेसल एजेंसीज़। 3 एजेंसीज़ हैं रिड्रेसल एजेंसी। कौन-सी है 3? सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया इसका नाम, पहले इसका नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम था, अब इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है? इसके अंदर लिमिट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लिमिट यही है। ये मैंने अपडेट कर दी थी, ये रह गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, अब इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर लेंगे। सबसे पहले ये जो 3 है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, अब ये किस बेसिस पे हैं? इनका बाइफरकेशन कैसे रहेगा? तो बाइफरकेशन बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है,
आपने सिंपली अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का प्रोडक्ट है, लेस देन 1 करोड़ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएँगे। अगर आपका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है लेकिन लेस देन 10 करोड़ है, तो आप स्टेट पे जाएँगे। अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप नेशनल पे जाएँगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं और आप केस हार जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी आपको फैसला सुनाया, जो भी आपको रिजल्ट दिया, आप उस डिसीजन से सैटिस्फाई नहीं। तो क्या आप इसके लिए फर्दर हायर अथॉरिटीज पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हैं विद इन 45 डेज़। मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। विद इन 45 डेज़ आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब आप स्टेट पे आएँगे और अगर आप स्टेट से सैटिस्फाई नहीं है, तो क्या आप इससे आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप नेशनल कमीशन पे जा सकते हैं लेकिन विद इन 30 डेज़। ये 45 लिमिट ना सिर्फ वहीं पर है, बाकी सब जगह 30 रहेगी। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। और अगर आप स्टेट से खुश नहीं है, तो क्या आप नेशनल पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेशनल से आगे आप नहीं जा सकते। आप कहोगे सर यहाँ तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदिन 30 डेज़। जा सकते हैं, लेकिन जो डिसीजंस यहाँ से आ रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट से, वो वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो सर क्या अगर हम स्टेट कमीशन में गए, आई मीन 1 करोड़ से ऊपर का मेरा अगर प्राइस था और मैं स्टेट कमीशन पे गया और मैं स्टेट कमीशन से खुश नहीं हूँ, तो क्या मैं स्टेट कमीशन से आगे जा सकता हूँ? बिल्कुल आप स्टेट कमीशन से आगे जा सकते हैं नेशनल पे विदिन 30 डेज़, और अगर आप नेशनल से खुश नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदिन 30 डेज़। मेरा अगला सवाल, एक बच्चे ने एक दिन पूछ ही लिया था मुझसे क्लास में, सर अगर मैं यहाँ से खुश भी नहीं हूँ तो फिर क्या करूँगा? कुछ नहीं बेटा, फिर इसके बाद आपको घर ही जाना है और कहीं नहीं जा सकते आप। ठीक है? चलिए, दूसरी बात, इसको बनाने वाला कौन है? ऑब्वियसली इसको बनाने वाला स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट इसको बना रही है और यहाँ पर भी बनाने वाली स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न ही है, लेकिन यहाँ पर बनाने वाली इसको कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न है, ठीक है? कॉम्पोज़िशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो उसका मेन पर्सन होता है प्रेज़िडेंट और 2 मेंबर, स्टेट में 1 प्रेज़िडेंट, 4 मेंबर, नेशनल में 1 प्रेज़िडेंट, 4 मेंबर, बस। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अदरवाइज़ आप इसको रीड करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक टेबल भी बनाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उस टेबल की हेल्प से भी इसको लर्न कर सकते हैं। लास्ट हमारा रह गया, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज़ फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो हमसे ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? देखो, इम्पोर्टेंस आप लोग स्टार्टिंग से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि रेलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब नीड क्या है? तो सबसे पहली चीज़ आती है कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्यों ज़रूरत है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर बहुत इग्नोरेंट है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट सही नहीं निकला, आप सोचते हैं छोड़ो यार, अब कौन जाए, कंप्लेंट करे, रिफंड करे, ऐसा करे, वैसे। अब जो आ गया छोड़ो। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, मतलब मैं तो कभी ऐसे बिहेव करता नहीं, आपने कभी किया हो मुझे नहीं पता। जनरली जब आप अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं, आपने खाना ऑर्डर किया, कोई एक आधी सब्ज़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई, तो पेरेंट्स कहते हैं छोड़ो यार, खा लो जो भी। अरे व्हाई? You are paying for that. If you are not getting the exact services or exact product what you have ordered, then why you are consuming it? Better to ask the manager to replace it. As simple as that. तो जनरली लोगों को ये जो इग्नोरेंस वाली बिहेवियर है ना, इसको चेंज करवाना है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है हमारे देश में, जो नहीं है एक्चुअली हमारे देश में। अगर ये आ जाती हैं, अगर हमारे देश में होती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बेटर वे में, बहुत बेटर तरीके से काम हो सकता है। तीसरा आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड ऑन वेरी लार्ज स्केल by means of various unfair trade practices, and consumer protection is required टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। बहुत अलग-अलग तरीके से कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दिखाया कुछ और जाता है, बेचा कुछ और जाता है, या 500 एमएल बोल के 400 एमएल या 450 एमएल चीज़ दी जा रही है। तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अब धीरे-धीरे ऐसा होने वाला, मतलब ये लॉ आने वाला है कि अब जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे, वो रेस्टोरेंट्स को अपने मेन्यू के अंदर मेंशन करना होगा कि जो दाल मखनी लिखा होता है हाफ और फुल, तो उनको बताना होगा कि हाफ में कितने एमएल है और फुल में कितने एमएल है। अभी क्या होता है, आप किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, हर रेस्टोरेंट का अपना वो चल रहा है।
यहाँ पर गए हैं तो अलग है, यहाँ पे गए हैं तो अलग है। यहाँ पर गए हैं तो ये हमें हाफ में दे रहा है अच्छी खासी दाल मखनी, और वहाँ जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसकी कढ़ाई ऐसी है या उसका वो बाल्टी लेके आते हैं, बाल्टी के अंदर वो दाल डाल के लाते हैं, लेकिन वो बाल्टी कभी आप नोटिस करना, जितनी बड़ी वो बाल्टी होती है वो अंदर से बिल्कुल ऐसे ऊपर तक पिचकी हुई होती है ताकि उसमें दाल कम आए। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये भी एक कहीं न कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ही आ रहा है कि मतलब आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, सिर्फ़ इतना बोला जा रहा है हाफ या फुल, लेकिन मेंशन नहीं है कितने एमएल है। तो इस चीज़ पे भी वर्क अपॉन हो रहा है और आने वाले टाइम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के बा तरफ से बात करते हैं। अभी हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बात करी थी। तो सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिज़नेस। देखो जनरली जो बिज़नेस अपने माइंडसेट में ये मान के चलता है ना कि मुझे लंबे समय तक बिज़नेस करना है, वो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ का ध्यान रखता है कि मुझे अपने अपने कस्टमर बेस को क्रिएट करना है, तो आई शुड कीप माय कस्टमर्स सैटिस्फाइड। जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको लगता है 2-3 महीने, 6 महीने में पैसा कमा के निकल जाऊँगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अदरवाइज़ जनरली ऑर्गनाइज़ेशन ये एक माइंडसेट लेके चलती है कि मुझे लंबे समय तक अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करना है। दूसरा पॉइंट आता है बिज़नेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज़। देखो बिज़नेस कहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, लेट्स सपोज़ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ? सोसाइटी के अंदर ही तो कर रहा हूँ। अब सोसाइटी है तो मेरा बिज़नेस है, सोसाइटी नहीं तो मेरा बिज़नेस क्या? तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सोसाइटी में रह रहे लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करूँ। मतलब अच्छी क्वालिटी की गुड्स बेचूँ। मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ दैट्स फाइन, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि क्वालिटी मैं बिल्कुल लो क्लास दे रहा हूँ, पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट करेक्ट। या फिर उनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड, ठीक है? नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जितने भी बिज़नेस बिज़नेस पीपल हैं, जितनी भी बिज़नेस ऑर्गनाइजेशंस हैं, दे हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द वर्कर, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कस्टमर। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गरीबों की मदद करना। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सामने वाले को जो चीज़ नहीं चाहिए, बोल के बेच रहे हैं कि सर ये आपके यूज़ करें, ये वाला मत लीजिए, ये ले लीजिए, या वो वाला मत लीजिए, वो ले लीजिए। इस तरीके की अगर आप कोई कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर आल्सो फॉलोइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर आल्सो फॉलोइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो कुछ चीज़ें मॉरली गलत होती हैं। आप मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, आप होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, फ़ॉल्स एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे कई बार कुछ लोग होता है कि एक के साथ 4 फ्री और नीचे कंडीशन लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऑफ़र दिखाना चाहिए, सामने वाले को गलत ऑफर बता के सामान नहीं बेचना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है? जब कुछ ऑर्गनाइजेशंस बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने लग जाती हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपके बिज़नेस में इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवीन करती है आपके काम में, और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो वो आपके बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ों पे स्टॉपेज लगा देती है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, स्पेशली कैंसर एंड ऑल रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स हैं, जिसके ऊपर कैप लगी हुई है कि उसका एक लिमिट है कि आप उससे ज़्यादा प्राइस पे उसे नहीं बेच सकते। ये चैप्टर मेरी तरफ से यहीं पर कंप्लीट हो गया है। जिसको भी डाउट्स हैं, लास्ट में 10 मिनट में हर रोज़ देता हूँ, आज भी दे दूँगा। लास्ट के 10 मिनट में हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर कुछ बच्चा कोई कुछ भी पूछना चाहता है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, क्लास के बीच में आंसर नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कंज़्यूमर राइट्स रह गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। येस, कंज़्यूमर राइट्स हमने नहीं पढ़े हैं। कंज़्यूमर राइट्स रह गए। थैंक यू। येस, कंज़्यूमर राइट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, राइट टू बी चूज़। पहले ये राइट टू चूज़ था, नाउ इट इज़ राइट टू एश्योर्ड। ठीक है? बस यही चेंज है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आते हैं राइट्स ऑफ कंज़्यूमर में। अच्छा, राइट्स का मतलब है क्या? मेरे अधिकार। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आधे से ज़्यादा लोगों को अपने राइट्स पता ही नहीं। राइट्स पता ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता नहीं है, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। जैसे आपने कभी ऐसा देखा होगा, मेबी आप में से किसी के साथ या आपकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ भी हो, आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने खाना ऑर्डर किया और अचानक से आपको लगा कि अ, खाने में कोई बाल आ गया है या गलती से खाने में नॉन-वेज आ गया है, तो आप उस बंदे को बुलाते हैं, वो एट द मैक्स क्या कहता है, "अरे सर कोई बात नहीं, आप बिल मत दो।" आपको पता है ये मज़ाक नहीं है, आपका राइट है, आप चाहो तो उसका लाइसेंस कैंसल करा सकते हो। अब हम ना थोड़ा इस चीज़ में चले जाते हैं, अरे क्यों किसी गरीब आदमी का बिज़नेस बंद कराना। अरे बिज़नेस बंद कराना, किसी का धर्म भ्रष्ट कर दिया भाई उसने। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर इन माय कॉलेज डेज़ वी वेंट टू अ प्लेस विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स। उसमें से 2 जो लोग थे वो जैन थे, तो हमने कुछ ऑर्डर किया और दैट वाज़ चिली मशरूम एंड दैट पर्सन जो उन्होंने डिलीवर किया उसमें
उसमें एक चिकन का पीस था। बाय चांस ही किसी एक फ्रेंड ने पकड़ लिया क्योंकि वो खाता था, उसको पता था। तो हमने उसे बोला तो ही सेड कोई बात नहीं आप बिल मत दो। तो हमने उसे यही बोला था भैया इट्स नॉट अबाउट बिल, बिल तो हम फिर भी पे करेंगे। इस आइटम का नहीं, बाकी जो खाया उसका तो करेंगे। बट आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किसी पर्सन का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटी-सी बात हो गई, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मतलब मेरा एक फ्रेंड है उसके कुछ कज़िन्स थे, वो एक बार कहीं पे नवरात्रा थाली खाने गए। रोहिणी का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पर उनको पूछा उन्होंने कि यहाँ पर कुछ आपके पास प्याज़ और समथिंग तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है? कहते नहीं, 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 हम तो हमारी किचन में प्याज़ है ही नहीं। और उनकी खीर के अंदर बाद में एक प्याज़ का टुकड़ा निकला। तो हमारे कुछ राइट्स हैं जिनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, लेकिन इंडिया से बाहर ऐसा नहीं है, अगर गलती से आपके खाने में एक बाल भी आ गया छोटा-सा तो आपका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डर वाली बात है वहाँ पे। तो सबसे पहला राइट आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ राइट टू बी हर्ड। अगर मेरे को लगता है कि मुझे जो सामान बेचा गया है, उस सामान में कोई प्रॉब्लम है। मुझे जो सामान बेचा गया है, उस सामान में कोई प्रॉब्लम है या मुझे जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करी गई हैं, वो डेफिशिएंट नेचर की हैं, वो अच्छे नेचर की नहीं है। तो इन दैट केस मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। दैट इज़ कॉल्ड राइट टू बी हर्ड। आई एम हैविंग अ राइट टू से माय थिंग्स। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। दैट इज़ राइट टू हर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी के नीचे लिखा है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब ये राइट टू सीक रिड्रेसल का क्या मतलब है, ये मैं इसके साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ ये इससे इंटरलिंक्ड है। आपने अपनी बात उठाई, आपने अपनी आवाज़ उठाई, आपने कंप्लेंट करी। अब आप ये भी तो सोचोगे कि भाई जो मैंने कंप्लेंट करी उसका जवाब तो दे, मुझे क्या हुआ? मुझे 10 दिन हो गए कंप्लेंट करे हुए, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। अगर आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल जो भी मेरा प्राइस होगा उसके हिसाब से मैं वहाँ जाऊँगा। तो अदरवाइज़ आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल कि आपने जो कंप्लेंट करी है, आपने जो भी अ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि मुझे इससे प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपको रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ आपको मिलना चाहिए, दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। मुझे आपका नहीं पता, बट मेरी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कई बार अगर मुझे लगता है कि कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले उसके जो कंज्यूमर कोर्ट तो नहीं कहूँगा, उनके कंज्यूमर सेल होते हैं बेसिकली, ठीक है? कस्टमर सेल, कंज्यूमर सेल भी कह सकते हैं आप उसे, जो भी, वो कंपनी ने खुद से सेटअप किए होते हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर देते हैं और अगर नहीं करते हैं, तो फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप मेरी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखो ये हमारा एक राइट है टू गेट द नॉलेज अबाउट द थिंग्स एंड वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। अब अगर मान लो कोई एक नया प्रोडक्ट आया, वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा भैया मुझे ज़रा बताइए इसके बारे में, नए प्रोडक्ट में क्या है? ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है, इसमें ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना है आप तभी जाएँगे। हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन्फॉर्मेशन लेने जा सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू। आई मीन बाय टेकिंग दी, अगर आप कहीं पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू कि लेना है तो पूछो नहीं तो निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं बोल सकता कोई भी, ठीक है? नेक्स्ट आता है राइट टू बी चूज़, जो अब हो गया राइट टू बी एश्योर्ड। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जब आप कहीं पर भी जाते हैं, जैसे आजकल तो क्या हो गया, हम कोई भी सामान खरीदने या तो राज मंदिर जाते हैं, बिग बाज़ार, चलो अब तो बंद हो गया, रिलायंस बन गया वो, और या फिर आप कृष्णा सुपरमार्केट, कोई भी बनिया की दुकान, बहुत सारी आजकल तो दुकानें खुल गई हैं, मार्ट खुल गए हैं। अब वहाँ जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करें तो सामने से रामदेव बाबा आ गए और बंदूक रख दी आपके कि देखो ऐसा पतंजलि ही खरीद के जाना, और कोई नहीं खरीद पाओगे, नहीं तो मैं गोली मार दूँगा। ये तो मेरी अपनी मर्ज़ी है ना, मैं कुछ भी खरीदूँ, राइट टू चूज़, मतलब मेरा इतने सारे कंपैरेटिव प्रोडक्ट में से कौन-सा एक अच्छे प्राइस पे, कंपैरेटिव प्राइस में मुझे मिल रहा है, वो लेने का मुझे फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज़ है, मतलब मैं किसी चीज़ को भी उठा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड? ये मेरा राइट है कि जो भी प्रोडक्ट मैं रिसीव कर रहा हूँ, दैट प्रोडक्ट शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर उसका एमआरपी है तो एमआरपी मेंशन होना चाहिए। अगर उसकी इंग्रीडिएंट्स रिक्वायर्ड है तो मेंशन होनी चाहिए। उससे क्या मुझे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है? नेक्स्ट आता है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हज़ार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। अब कोई भी प्रोडक्ट मैं परचेज़ कर रहा हूँ, जैसे आप कह सकते हो आयरन है, ठीक है? आप कपड़े आयरन करते हैं जिससे, तो अब भई वो सेफ होनी चाहिए, ये थोड़ी ना कि आयरन करते-करते मतलब आपको करंट लग जाए, बाल खड़े हो जाएँ। या मुझे जनरली ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर आप अपने घर में हॉट वाटर बॉटल यूज़ करते हैं जिसके अंदर जेल होती है, उसको आप कनेक्शन लगाते हैं और ऐसा बड़ ऐसे गर्म हो जाती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो फट जाएगी। तो आपका राइट है कि दैट शुड बी जो आपका प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, ये नहीं कि यूज़ करते हुए फट जाए। ठीक है?
और अदरवाइज जैसे एक एक राइट, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप में से थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, अगर आप में से किसी ने मतलब ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी, मिर्जापुर में जब वो कट्टे बेचता है तो वो कहता है कि भैया जी ये कट्टा हम यूज कर रहे हैं तो फट रहा है, ठीक है। तो भाई राइट टू सेफ्टी उसका वायलेट हो रहा है वहां पे, कि उसको जो कट्टा दिया जा रहा है वो कट्टा यूज कर रहा है गोली मारने के लिए, सामने वाले को तो गोली लग नहीं रही, अपने हाथ में फटता जा रहा है, ठीक है। तो सबको सीन याद होगा कि वो कहता है इसको दूसरा कट्टा पकड़ाओ, दूसरा कट्टा देता है तो कहता है तुम तो राइट ही, कहता ओहो अब तो कहता है मैं तो राइट हूँ, कहता आज से तुम लेफ्टी हो गए, चलो गोली मारो, गोली मार तो उसका उल्टा हाथ भी चला जाता है। तो इसका मतलब उसका राइट वहां पे वायलेट हो गया, ठीक है। अब ज्यादा मिर्जापुर के बारे में नहीं सोचना, वापस आ जाओ। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है आई थिंक इन ऑल रिस्पेक्ट्स नाउ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज द मार्केटिंग। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं एक बार मार्केटिंग के नोट्स आपके सामने ओपन कर दूं। जो भी आपके डाउट्स हैं, आई होप बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे, तो क्लास के एंड में अभी जब 5 मिनट 10 मिनट में दूंगा आपको, तब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबसे लोगों ने इसको इतना बड़ा माइंडसेट बना रखा है, इतना बड़ा चैप्टर बना रखा है कि ये चैप्टर सबसे मुश्किल है। मैं जिससे ही पूछ लूँ मार्केटिंग, अरे सर मार्केटिंग तो प्रिपेयर हुआ ही नहीं, मार्केटिंग तो होता ही नहीं, मार्केटिंग तो बड़ा मुश्किल चैप्टर है, मार्केटिंग तो ये, मार्केटिंग तो वो। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ना लॉजिकल चीजें, अगर एक बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर पाओगे। बट द प्रॉब्लम है हमारे साथ ये एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम लॉजिक तो लगाते हैं नहीं, और हमें लगता है कि सिर्फ जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ उसको रटने की कोशिश करें, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप इसको रटने की बजाय सिर्फ इस चीज पे फोकस करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर लॉजिक क्या लग रहा है, आप सिर्फ उस लॉजिक को लगाएं, और कुछ भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्लेस है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करने के लिए, उसको प्रोडक्ट देने के लिए, उससे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या उसको प्रोडक्ट देके बदले में पैसे लेने के लिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। सर क्या मार्केट और मार्केटिंग दोनों अलग हैं? यस। एक बात ध्यान रखना, मार्केटिंग अपने आप में ना एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसका एक छोटा सा पार्ट आता है सेलिंग। जब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, और फिर उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लाने का, मार्केट में लाके उसे बेचने का, जो एक छोटा सा पार्ट है सेलिंग। फिर बेचने के बाद भी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब कुछ from the inception, from the conception of that idea till the sale of that product, even after sale, this all thing is what that is the marketing। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो सारी चीजों को सिंस बिगिनिंग से लेके बिगिनिंग से लेके उसके एंड तक लेके जाता है, दैट इज द मार्केटिंग। जैसे यहाँ लिखा भी, इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय व्हिच individual groups obtain what they need and want through create market offerings and freely exchange products and services of value with the others। अच्छा, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी क्लास से पहले मेरी क्लास थी, उसमें भी मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, नीड एंड वांट। नीड एंड वांट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनफैक्ट केस स्टडी में भी काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है। नीड और वांट बहुत वैसे सिंपल चीज़ है, जहाँ पर हम कस्टमर की नीड और वांट को समझ रहे हैं, और नीड और वांट को अगर ऐसे समझें तो नीड मतलब ज़रूरत और वांट मतलब चाहत। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, दैट्स माय नीड। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे प्यास लगी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, दैट्स नॉट माय नीड, दैट्स माय वांट। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, दैट्स माय नीड। अगर मैं बोलूँ मुझे भूख लगी है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, दैट्स माय वांट, ठीक है। इसी के चलते आगे इसके फीचर्स हैं। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट सेम है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज़ नीड एंड वांट। ऑब्वियसली नीड एंड वांट is basically satisfaction of need and want of the individuals and organization। जनरली ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो कस्टमर की नीड को पूरा करे, कस्टमर की वांट को पूरा करे। और वांट और नीड दोनों अलग अलग चीजें, मैंने अभी बताया। नीड जो हमारे लिए एक जरूरत है, और वांट जो हमारे लिए एक चाहत है, विच आई वांट, बट जिसके बिना मेरा काम चल सकता है। लेकिन नीड वो है जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ठीक है। एक बच्चे ने एक बार क्लास में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, आज से 5-7 साल पहले एक बच्चा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो बताओ, समझाने के बाद मैंने बोला कि अब बताओ आपको क्या समझ आया कि नीड क्या और वांट क्या है? तो कहता है नीड मतलब मतलब उसने कहा कि वांट मतलब चाहिए, और नीड मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब जिसके बिना आप जी नहीं सकते। उस टाइम क्लास में बच्चे हंस रहे थे, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल ठीक था। भाई अगर आपको रोटी नहीं मिलेगी, चाहिए ही चाहिए, मर जाओगे खाओगे नहीं तो। और वांट मतलब कि बिना उसके भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। देखो मार्केट ऑफरिंग बेसिकली क्या है कि आपने प्रोडक्ट को ना जनरली एक ऐसा बंडल ऑफ यूटिलिटीज बना के बेचते हो, जो एक मार्केट ऑफरिंग लग रहा है कि उसके अंदर आपको
सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, सारी सर्विसेज भी मेंशन है, और वो सारी चीज़ें जो आप एक प्रोडक्ट के अंदर ढूँढते हैं, वो सब आपको उस प्रोडक्ट के अंदर मिल रही हैं। जैसे एक फ़ोन है, आपको लगता है इस फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है, इस फ़ोन की मेमोरी भी अच्छी है, इस फ़ोन की रैम भी अच्छी है, इस फ़ोन का बैटरी बैकअप भी अच्छा है। सब कुछ अगर उस प्रोडक्ट के अंदर है, वो एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और डेफिनिटली पीपल कैन ईज़िली और क्विकली परचेज़ दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर वैल्यू। ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर मनी। देखो जनरली जब तक किसी पर्सन को किसी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा ना, वो पर्सन उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। कस्टमर वैल्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है। जनरली जब कस्टमर्स को कस्टमर वैल्यू फील हो जाती है, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमैटिकली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आज कोई भी पर्सन जब आप पैसा पे करते हो, जैसे यूटिलिटी आपने क्लास 11 में पढ़ा था, उससे रिलेट कर सकते हो। आप जितना पैसा पे कर रहे हो, उसके बदले में उसका एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप ईज़िली खरीद लोगे। कई बार होता है हम ₹100 की शर्ट नहीं खरीदते, लेकिन हम ₹500 की खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमें वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है, ठीक है? हाँ, आई नो ₹100 और 500 में शर्ट नहीं आती, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। एक्सचेंज मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सामने वाला उसे खरीद रहा है, तो दोनों की एक विलिंगनेस होनी चाहिए, दोनों एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इनफैक्ट इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी आती है, मैं आगे दोबारा डिस्कस करूँगा आपके साथ, जहाँ पर 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला कैपेबल ऑफ समथिंग होना चाहिए, मतलब वो बेचने के लिए तैयार होना चाहिए, वो खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए, और दोनों विलिंगली एंटर इंटू ट्रांज़ैक्शन, वो कोई ज़बरदस्ती किसी को ट्रांज़ैक्शन में एंटर नहीं कर सकता। सामने वाला ज़मीन नहीं बेचना चाहता, तो आप उसे बंदूक रख के थोड़ी ना ज़मीन खरीद सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाता होगा ऐसा, बट जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड? सर मार्केटेड क्या हो सकता है? ठीक है? अगर आपको लग रहा हो मैंने इसमें फंक्शंस मेंशन नहीं करे, शायद आगे मेंशन होंगे फंक्शंस, और अगर नहीं भी है तो जनरली जो फंक्शंस है ना, वो एक्चुअली में क्या है अगर आप देखेंगे, तो जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना, वो कंप्लीटली सारा उसी फंक्शन के अंदर एक छोटे-छोटे पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो आप खुद से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो सारे पॉइंट कवर अप हो जाएँगे। व्हाट कैन बी मार्केटेड? क्या मार्केटेड हो सकता है? एक प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडिया, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे सर आइडिया, यस एग्जैक्टली। जनरली लोगों के पास आइडिया होता है, कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं उसको पैसा देके, तो आइडिया कैन बी मार्केटेड। पर्सन, हाउ पर्सन कैन बी मार्केटेड? जैसे फ़िल्म स्टार्स होते हैं या म्यूज़िशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं। अगर मैं एक म्यूज़िक डायरेक्शन कंपनी हूँ या एक बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी हूँ, मैंने एक सिंगर को बोला कि मैंने आपको 1 साल के लिए हायर कर लिया, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। इस 1 साल में हम आपसे 1 गाना गवाएँ, 2 गवाएँ, 20 गवाएँ या ना गवाएँ, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन आप किसी और के साथ काम नहीं करोगे। तो पर्सन कैन बी मार्केटेड आल्सो। प्लेस, आप कोई भी प्लेस अगर लाइक कोई भी प्लेस या प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले लेते हैं वहाँ पे शादी करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, या आजकल तो बहुत सारी हाउस पार्टीज़ हो जाती हैं बेटा, है ना? आप लोग जो न्यू ईयर, दिवाली ये वो इतनी-इतनी पार्टियाँ कर लेते हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं रेंट पे 1 दिन के लिए और वहाँ सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर सब रात को गिरे पड़े होते हैं, है ना? तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस। जब आप जैसे एडवेंचर आइलैंड हो गया या अप्पू घर हो गया, कहीं भी जाते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन और ऑर्गनाइज़ेशन कैन आल्सो बी मार्केटेड। नेक्स्ट पे आते हैं मार्केटर और सेलर। अच्छा, मार्केटर और सेलर में क्या फ़र्क है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनरली मैन्युफैक्चरर और सेलर जो बेच रहा है ऑब्वियसली, ठीक है? वो खुद ही मैन्युफैक्चरर भी होता है और खुद ही मार्केटर भी होता है। बट कई बार ना ऐसा नहीं होता। कई बार ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय, और या फिर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस पर्सन एंड मार्केटेड बाय दिस पर्सन, ठीक है? मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा था, है नहीं। आप चेक कर सकते हैं जो भी आप कोई भी खाने की चीज़ लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, तो उसके पीछे लिखा होता है प्रोड्यूस्ड बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी एंड मार्केटेड बाय दिस कंपनी। तो ये सब जनरली मेंशन होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, मार्केटर जनरली कौन पर्सन होता है? मार्केटर जनरली वो पर्सन होता है जो उसको बेचने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसी भी आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कस्टमर कैन आल्सो बिहेव इन सम सिचुएशन कैन कस्टमर आल्सो बिहेव लाइक अ मार्केटर? यस, एब्सोल्युटली। लेट्स सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि आज शाम को 7 बजे आईफ़ोन लॉन्च होने वाला है, ठीक है? तो ये ऐसे मान लेते हैं कि आईफ़ोन 16 लॉन्च होने वाला है, 4 बजे को हम 16 भी मानते हैं, ठीक है? 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे। तो मान लेते हैं कि 4 बजे अगर एक आईफ़ोन लॉन्च हो रहा है और एक शॉपकीपर है, उसके पास 10 आईफ़ोन है और हर किसी को ये है कि मुझे सबसे पहले स्टेटस पे डालना है कि दिल्ली का फर्स्ट फ़ोन मैंने लिया आईफ़ोन, ठीक है? होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनको शौक होता है। तो अब बाहर 10 लोग से ज़्यादा खड़े हैं, मतलब बाहर लेट्स सपोज़ 100 पीपल खड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ 10 ही फ़ोन है और 2 मिनट में मैं सेल लाइव करने वाला हूँ। तो जो लोग खरीदने वाले हैं, हो सकता है कि
वो जो 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को फ़ोन चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए तैयार हैं। एक कह रहा है मैं 2000 एक्स्ट्रा दे दूँगा, एक कह रहा है मैं 5000 एक्स्ट्रा दे दूँगा, एक कह रहा है मैं 10,000 एक्स्ट्रा दे दूँगा। तो ऐसे केस में क्या है कि ये बंदा चाहे बेचना चाहे ना बेचना चाहे, लेकिन सामने वाला खरीदने के लिए उसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, इससे भी ज़्यादा। तो इन दैट केस दैट पर्सन बिहेविंग लाइक अ मार्केटर। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑब्वियसली मार्केटिंग से फर्दर थोड़ा एक्सटेंडेड concept है, which says that marketing management refers to planning, organizing, directing and control of the activities which facilitate exchange of goods and services between producer to the consumer। जो producer से consumer तक उसे पहुंचाने की बात हो रही है, और users of products and services। अगेन मैं इसको समझा देता हूँ एक बारी। कह रहे मार्केटिंग मैनेजमेंट ये रेफर करता है कि वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज जो फैसिलिटेट करती हैं किस चीज में, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज पे, बिटवीन दी प्रोड्यूसर, क्योंकि एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, प्रोड्यूसर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, और यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जनरली कंज्यूमर सेम बंदा भी हो सकता है जो यूजर भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर कंज्यूमर लेकिन यूजर नहीं। हो सकता है आपके डैड आपके लिए मोमोज खरीद के ला रहे हैं, खुद मोमोज नहीं खाते हैं, तो दैट मींस ही इज द कंज्यूमर बट ही इज द कस्टमर बट नॉट द कंज्यूमर। ठीक है? ऐसे में अगर वो खुद कोई चीज खाने की खरीद के ला रहे हैं और उसे उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो ही इज द कस्टमर एज वेल एज द कंज्यूमर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग के अंदर आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है चूजिंग अ टारगेट मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट? देखो टारगेट मार्केट का मतलब होता है आपको ना पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है। कुछ बुक्स के अंदर आपको शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं भी मिलेगा, बट स्टिल आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। चूजिंग अ टारगेट मार्केट, आपकी ना टारगेट मार्केट डिसाइड होनी चाहिए, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कई बार ना कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। वो फेल इसीलिए हो जाते हैं, उनकी टारगेट मार्केट डिसाइड नहीं होती कि आप किड्स पे फोकस कर रहे हो, आप एडल्ट्स पे कर रहे हो, या आप लेट्स सपोज जो ओल्ड एज पीपल है उन पे कर रहे हो। वो सभी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत रियलिस्टिक लगेगा आपको। एक कंपनी है जैसे हगीज कह लो या मैमी पोको पैंट्स कह लो। तो ये जो पोको पैंट्स बना रहे हैं ये सिर्फ किड्स के लिए बना रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर इनको लेट्स सपोज ओल्ड एज पीपल के लिए भी बनाने हैं, ठीक है, नैपीज, तो ये उनके लिए नहीं बना रहे हैं। कोई अनदर कंपनी है जो उनके लिए बना रही है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं बना रही है, यानी कि उनकी टारगेट मार्केट डिसाइड है। ठीक है? नेक्स्ट आता है क्रिएट अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आफ्टर चूजिंग द टारगेट मार्केट, फोकस इज शिफ्टेड ऑन गेटिंग एंड कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर। देखो आपको अपने कस्टमर्स को क्रिएट भी करना है। जनरली जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, या तो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएटेड है जिसमें हम घुस के अपने कस्टमर्स को पकड़ के उनको सामान बेच रहे हैं, या फिर आप उसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ सुपीरियर वैल्यूज फॉर कस्टमर। द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग the objective is through creating and developing and communicating superior value for the customer. That means the primary job of a marketing manager is to create a superior value so that the customers are attracted to the product. आपको एक सुपीरियर वैल्यू उनको शो करनी है, उसकी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करनी है, ताकि ऑटोमेटिकली कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है? आज लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आईफोन खरीद लो, वो ऑटोमेटिकली खुद ही खरीद लेते हैं। ठीक है? ये डिफरेंस है, एक आप खुद पढ़ लेंगे इसको। सेलिंग और मार्केटिंग में मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ एक ओवरव्यू। सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर टर्म है जो इंक्लूड करता है सेलिंग को। सेलिंग के अंदर हम टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग के अंदर जनरली फोकस किस चीज पे होता है? कस्टमर की नीड और वांट पे। ठीक है? सेलिंग का एम होता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के, लेकिन मार्केटिंग का फोकस होता है अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है? ये कुछ चीजें आप इसको रीड कर लेंगे एक बारी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन इस चैप्टर में से विच इज दी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। 99.99% चांस है कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ना एक सिंपल सी बात समझो। आज से पुराने जमाने में जाते हैं। ठीक है? पहले के लोग क्या करते थे? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इनफैक्ट चाइना भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। चाइना भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज टू स्केल। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा तो भी मैं बता देता हूँ। इकोनॉमीज टू स्केल का मतलब क्या होता है कि हम 1 2 10 20 50 यूनिट्स नहीं बनाएंगे, हम कम से कम 10 लाख यूनिट्स बनाएंगे। जब हम लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि एक लेवल तक हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है। लेट्स सपोज ये एक फैक्ट्री रूम है,
जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, मैं यहाँ पर 1 यूनिट बनाऊँ, मैं यहाँ पर 10 बनाऊँ, मैं यहाँ पर 100 बनाऊँ, मैं यहाँ पर 1000 बनाऊँ या 1 लाख बनाऊँ या 10 लाख बनाऊँ। अगर इसने मुझसे महीने में रेंट 5,000 रुपए लेना है, तो ये 5,000 रुपए ही लेगा। चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं ना बनाऊँ, 0 यूनिट बनाऊँ। इसने अपना रेंट 5,000 रुपए लेना ही लेना है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स बनाऊँगा, तो कहीं न कहीं मेरी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे डिवोट हो रही है, जिसके लिए मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट मेरी हमेशा सेम रहती है। जिनको ना समझ आ रहा हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट होता है जो बेसिकली रेंट, किसी भी लैंड को यूज़ करने के लिए या बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, और जो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। जैसे कि मान लेते हैं इस जैकेट को बनाने में 1000 रुपए लग रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? चाहे मैं 1 जैकेट बनाऊँ, चाहे मैं रॉ मटेरियल के 1000 रुपए लग रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। रॉ मटेरियल मतलब कपड़ा, जो इसका कपड़ा है, ज़िप है, ये सारे रॉ मटेरियल को मिला के 1000 रुपए लग रहे हैं। अब मैं चाहे 1 जैकेट बनाऊँ, चाहे 100 बनाऊँ, चाहे 500 बनाऊँ, चाहे 10,000 बनाऊँ, ये तो इतना ही लगेगा ना, कपड़ा कम थोड़ी ना हो जाए, कपड़ा तो उतना ही लगेगा, कपड़ा तो उतना ही रिक्वायर्ड है। तो यानी कि मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी भी यूनिट्स बना लो चेंज नहीं होती। लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे ज़्यादा-ज़्यादा यूनिट्स बनती जाती हैं, जैसे-जैसे ज़्यादा-ज़्यादा यूनिट्स बनती जाती है, मेरी फिक्स यूनिट कॉस्ट पर यूनिट पे कम होती जाती है। अब और ज़्यादा लिटरल समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स सपोज़ अभी मैंने कहा जैसे यहाँ पे 5,000 रेंट है और मैं सिर्फ 1 यूनिट बना रहा हूँ, तो 1 यूनिट को बनाने की फिक्स कॉस्ट है 5,000। अगर मैंने 10 यूनिट बना दी, तो 1 यूनिट को बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? ₹500। अगर मैंने 100 बना दी, तो 1 के लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 50। ऐसे गिरती जाएगी, ऑटोमैटिकली गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है, इसलिए मुझे चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या कहता था, पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, तो पुराने ज़माने के लोग क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो एक तो प्रोडक्ट चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ जाओ देखो प्रोडक्ट ईज़िली मिल जाएगा और प्रोडक्ट सस्ता भी होगा, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं, तो हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल है और सस्ता है, लोग उसे खरीदें ही खरीदें। आज पार्ले जी आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। छोटी से छोटी दुकान, बड़ी से बड़ी दुकान। ऐसा कोई दुकानदार नहीं हो इसके पास पार्ले जी ना हो और उसका प्राइस भी सबसे कम है। पर क्या हम अपने घर में आज पार्ले जी खा रहे हैं? नहीं खा रहे। मतलब आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। बहुत से लोग तो ऐसे बोलते थे ये तो कुत्ते के खाने की बिस्किट है। बोल देते हैं ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल है और सस्ता है, वो हर कोई खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो माइंडसेट था वो यही था कि पर यूनिट कॉस्ट कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाओ, ईज़िली अवेलेबल करो ताकि लोग उसे कंज़्यूम करें, लोग उसे खरीदें, ईज़िली खरीदें, सस्ता भी है और ईज़िली अवेलेबल भी है। बट इसका ड्रॉबैक यही था कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ये चीज़ सोचेगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के पीछे क्या माइंडसेट था? माइंडसेट ये था कि आप ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना हाई लेवल बनाइए, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना ऊपर लेके जाइए कि आप उसके लिए जो भी प्राइस चार्ज करें, सामने वाला वो प्राइस देने के लिए रेडी हो जाए। जस्ट लाइक एप्पल, जस्ट लाइक मर्सिडीज, जस्ट लाइक बीएमडब्ल्यू। यानी कि आप अपनी क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त करो, इतनी टॉप नॉच करो कि आप जो प्राइस मांगो, सामने वाला उस प्राइस को देने के लिए रेडी हो जाए। दैट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बट अब इसका भी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? जरूरी नहीं है कि हर इंसान वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा जिसकी टॉप नॉच क्वालिटी है, इवन इफ उसको चाहिए या नहीं चाहिए। भाई ऑब्वियसली प्राइस तो एक मैटर है ही है, बट दूसरी चीज़ ये भी है ना, कितनी अच्छी क्वालिटी हो लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं खरीदना, तो नहीं खरीदना, दैट्स इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एप्पल यूज़ नहीं करते। अब ये ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि वो उनको लग रहा है कि भैया अच्छी क्वालिटी है तो हम एप्पल ही लेंगे। भाई हमारा काम चल रहा है बिना उसके, तो वी आर नॉट परचेजिंग इट। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट जो काम करता है ना, बेसिकली वो काम करता है अग्रेसिव सेलिंग पे। अग्रेसिव सेलिंग जो सबसे अच्छी करी हो, पता है किसने करी? वीवो, ओप्पो ने। बहुत सारे फ़ोन्स बेचे वीवो, ओप्पो ने। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, वैसे आप सभी को पता ही होगा, आजकल तो इतनी रीलें देख लेते हैं, सब कुछ पता लग जाता है। वीवो और ओप्पो एक ही कंपनी, वीवो और ओप्पो में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम कंपनीज़ है। लेकिन अब वो मार्केटिंग कैसे कर रहे थे? आप घर से बाहर निकले, लेट्स सपोज़ आप घर से बाहर निकलने से पहले आपने न्यूज़पेपर उठाया घर पे, उसमें ऐड आई हुई थी वीवो, ओप्पो। आप घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, एफएम ऑन किया, वीवो, ओप्पो।
आप किसी मार्केट में उतरे, पार्किंग में गाड़ी लगा के ऊपर गए, आपने मॉल के बाहर देखा एड्स लगी हुई हैं, वीवो, ओप्पो, ठीक है? हर जगह पे एवरीवेयर यू आर सीइंग वीवो, ओप्पो, इतना दिखा दिया कस्टमर को, अपनी प्रेज़ेंस इतनी फ़ील करा दी कि सामने वाला पर्सुएड होके सोचे यार एक बार जाके देखूँ तो सही, एक बार लेके तो देखूँ तो सही इसमें ऐसा क्या है? इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, ठीक है? बट ऑब्वियस सी बात है कि आप कस्टमर को हर बार इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करके, इतना ज़्यादा प्रेज़ेंस दिखा के प्रोडक्ट बेच दो, ये इसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ना कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, यार इतनी ज़्यादा ऐड कर रहा है ना, इसका मतलब बेकार प्रोडक्ट ही होगा, तभी इतनी ऐड कर रहा है। अगर ये अच्छा प्रोडक्ट होता तो इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे ही खरीद लेते हम। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट बात है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली इम्प्लाई कर रहा है that a firm can achieve its goal by identifying need of the customer। और ये तो एक सच बात भी है कि आप अगर एक कस्टमर की नीड को पूरा करेंगे, जो कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर को देंगे, तो आपको कस्टमर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाओ। सॉरी, कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, आपको उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो। वो ईज़िली ऑटोमैटिकली खरीद लेगा। जैसे अभी 2 दिन पहले क्रेटा का जो नया वाला फेसलिफ्ट आना था वो लॉन्च हुआ, ठीक है? वो इतना ही बेकार, इतना रद्दी डिज़ाइन बनाया उन्होंने कि उनको लोगों को बोलना ही पड़ेगा खरीद लो, तब भी लोग नहीं खरीदेंगे। तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है? क्या? कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा यही कहता है कि आप अपने कस्टमर की नीड को फाइंड करो, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है? फुलफिल इट बेटर देन इट्स कंपेटिटर। आप अपने कंपेटिटर से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे फुलफिल करो। एक और बात हमेशा बोलता है मार्केटिंग, आप कोई भी काम करो, कैसा भी कितना भी अच्छा करो अपने कस्टमर्स के लिए, लेकिन कुछ भी कुछ भी आप ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका लॉस हो। एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग शुड बी एट अ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट पे ही काम करना है, लॉस में जाके काम नहीं करेंगे। और इसका आखिरी कॉन्सेप्ट आता है व्हिच इज़ द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारा आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कि एक्सटेंशन है, किसका? जो कि एक्सटेंशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। अब एक्चुअली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने कहा कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ है, कई बार क्या होता है जब हम कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं ना, इससे सोसाइटी हार्म हो जाती है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि भई देखो कस्टमर की नीड पूरा कर रहे हो दैट इज़ फाइन, लेकिन सोसाइटी हार्म नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई वो कैसे? अब इस पे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं काफ़ी बार अपनी क्लास में एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। यामाहा ने बहुत अच्छा काम किया जब 2002 या 3 में उन्होंने वापस री-एंट्री करी इंडिया में आने की, तो उन्होंने एक चीज़ सोची कि यार इससे पहले जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जैसे इंडिया से बाहर उनकी कोई भी बाइक आ रही है या कोई भी आई मीन अपना प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, तो इस चीज़ को नहीं सोच रहे, लेकिन इंडिया में ऑब्वियसली लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, अच्छे तरीके से उसे यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम 2 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे और दूसरा सोसाइटी हार्म ना हो इस चीज़ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बाइक उठाई, जिस बाइक को वो इंडिया से बाहर बेच रहे थे, इंडिया में लेके आए, इंडिया में उसकी पावर कम कर दी। उसकी अ, मतलब ऑब्वियसली उसकी स्पीड और पावर दोनों कम कर दी, लेकिन उसकी लुक बिल्कुल ऐसे बना दी, जो उस टाइम के कॉलेज गोइंग बॉयज़ को चाहिए थी। कि हमें बिल्कुल स्पोर्टी लुक हो, बिल्कुल ऐसे रेसिंग बाइक टाइप्स लगे, ऐसे देखने में बहुत अच्छी लगे, लेकिन उसकी पावर कम कर दी। अब उसकी लुक ऐसी क्यों बनाई? ताकि जो कस्टमर है उसका वो खुश रहे। लेकिन उसकी पावर कम कर दी ताकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाए जिससे उसको और आस-पास के लोग जिनके आस-पास वो चला रहा है, उनको कोई हार्म ना हो। जो बाकी कंपनीज़ जितनी पावर की बना रही थी, उतनी ही पावर की उस बाइक को बना के उन्होंने मार्केट में उसे लॉन्च कर दिया। तो इट इज़ बेसिकली व्हाट कि आपने अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की नीड पूरी करी, दैट इज़ फाइन। लेकिन साथ ही साथ आपने इस बात पे भी ध्यान दिया कि सोसाइटी हार्म ना हो जाए इस चीज़ से, सोसाइटी को कोई दिक्कत ना आ जाए इस चीज़ से, ठीक है? आई होप मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट जितना भी आज किया, जो भी आज हमने पढ़ा, आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा और अगर नहीं समझ आया फिर भी तो आप मुझसे मैंने पहले भी बोला है कि आप मुझसे क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके भी आप मुझसे जो भी आपको डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए